चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 की केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जिसका नाम धातु एवं अधातु है, इस चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। सारी बातों को विस्तार से भी समझेंगे, ठीक है ना। देखो, इस चैप्टर में धातु और अधातु में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले ये समझ लो। देखो, सबसे पहले आपको इसमें धातु और अधातु के बारे में विस्तार से जानना है, उसमें आपको अंतर जानना है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सीखना है। उसके बाद इसमें परमाणु और आयन में क्या अंतर है, चाहे परमाणु और आयन किसे कहते हैं, ये आपको जानना है। फिर रासायनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, वैद्युत सहसंयोजक बंधन, ये सब क्या होता है, ये आपको जानना है। फिर धातु क्रम आपको जानना है कि धातु क्रम क्या होता है, उसमें अयस्क खनिज क्या होता है, कैसे अयस्क को शुद्ध करते हैं, कैसे धातु का शोधन करते हैं, ये सब आपको धातु क्रम में जानना है। फिर तांबा का निष्कर्षण, फिर आपको जस्ता का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, सोडियम का निष्कर्षण, पारा का निष्कर्षण, ये सब आपको निष्कर्षण पढ़ना है, कैसे प्राप्त करी जाती है। और उसके बाद धातुओं का संक्षारण पढ़ना है कि धातुओं में जंग कैसे लग जाती है। और आपको अंतिम में मिश्र धातु पढ़ना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखनी है। एक वीडियो में हम लोग कवर करने की इसको कोशिश करेंगे पूरी तरह से। देखो, सबसे पहली बात, चैप्टर्स का नाम धातु एवं अधातु है। क्लास 10 वाले विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। चैप्टर्स का नाम धातु एवं अधातु है, तो सबसे पहले धातु के बारे में जानेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। धातु क्या होता है, देखो, अभी तक देखी जाए तो हम लोग पृथ्वी पर 111 से अधिक तत्व खोजे जा सके, मतलब 118 से अधिक लेकर चलो, यानी 111 या 118 से अधिक तत्व खोजे जा सके, जिसमें से कुछ धातु है और कुछ अधातु है, मतलब कुछ मेटल है और कुछ नॉन मेटल है। धातु क्या होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसमें धाराएं बह सकती है। वो क्या होता है, उसको लमड़ा कर, उसको मतलब तोड़ फोड़ के नया रूप दे सकते हैं। जैसे धातुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, पिघला उगला कर उसका पतला तार बना सकते हैं, उसका चादर बना सकते हैं, खुरपी, हंसुआ, गरासी, फांसुल, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन धातु में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई चमक नहीं पाया जाता है। उसको तुड़िएगा तो साला टूटिए जाएगा, भंगुर होता है, समझो कि एक तरह से। इसका द्रव्यमान क्वथनांक सब निम्न होता है। एक एक समझिए जरा सा। देखो, धातु के सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण जानते हैं धातु के बारे में। तो धातु में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अधातुएं क्या होती है, धनात्मक होती है। देखो, जितनी भी धातुएं होती है धनात्मक होती है। एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं NaCl। अब NaCl में जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो ये Na क्या है भाई, धातुएं हो गई, और Cl क्या हो गया, अधातु हो गया। तो कहने का मतलब इतना है कि जो धातुएं होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, लेकिन जो अधातुएं होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो धातु क्या होती है, धनात्मक होती है, और धातु में धाराएं बह सकती है। इसी कारण से धातु उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें धाराएं बह सकती है। अधातु आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है, उसको पीट पाट के चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोहा को देखिएगा, लोहार क्या करता है, पीट पीट के उसको चादर को इस तरह बनाकर उसको खुरपी, हंसुआ, फासुल, कुछ भी नया रूप उसको देने का काम करता है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि धातुएं आघातवर्धनीय भी होती है, उसको चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तन्य भी होती है। तन्य का मतलब इसको पतला तार के रूप में बनाया जाए। देखते हो, तार जितना हम लोग यूज करते हैं पतला पतला, चाहे मान लो कि ये बिजली का तार यहाँ पर है, इसके अंदर जो तार यूज किया गया वो कौन सा, वो तो तन्य है ना, धातु है, लेकिन उसको बनाया गया पीट पीट कर धातु को पतला तार के रूप में लमड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। लेकिन धातु, और यहाँ आगे देखिए, धातु के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसको जल्दी हम गला नहीं सकते, इसको जल्दी हम जमा नहीं सकते हैं। यानी द्रव्यमान का मतलब उसको जमा देना, क्वथनांक का मतलब उसको उबाल देना। यानी धातु का द्रव्यमान और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, ना तो उसको जल्दी जमा सकते हैं और ना ही उसको हम गला सकते हैं। उसके बाद ये कठोर होती है, लोहा ले लीजिए, लोहा कठोर नहीं होता है। ऐसा थोड़ा है कि भाई आपको मीठा लगता है या एकदम नॉर्मल होता है, भंगुर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धातुएं कठोर होती है और इसका घनत्व भी एकदम उच्च होता है। तो ये भौतिक गुण रहा किसका, धातु का। अब जरा सा धातु आईसी में चलेंगे, धातु का भौतिक गुण देखेंगे तो उल्टा चलेगा। देखो, धातु में चमक होती है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती है। धातु धनात्मक होते हैं, लेकिन अधातु ऋणात्मक होते हैं। ये Cl क्या होगा, अधातु है, जिसके कारण से ऋणात्मक होती है। और यहाँ पर देखो, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु उल्टा हो जाएगा, सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, ठीक है ना। धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, लेकिन अधातुएं जो होती है ना, आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है, क्योंकि इनको पीटने के बाद टूटिए जाएगा। उसके बाद धातु के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन अधातु के द्रव्यमान और क्वथनांक एकदम निम्न होते हैं, टूट जाएंगे। उसके बाद याद रखिए, कठोर मतलब धातुएं कठोर होती है, लेकिन ये बेचारा कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। अधातुएं क्या होती है, मुलायम होती है। और देखो यहाँ पर धातु के जो घनत्व होते हैं उच्च होते हैं, लेकिन इनके घनत्व एकदम निम्न कोटि के होते हैं, बहुत निम्न होते हैं। तो यही इनके भौतिक गुण में अंतर है, धातु अधातु। अब जैसे चलते हैं धातु के रासायनिक गुण पर चलते हैं। देखो, धातु क्या होता है, कुछ चीजों से अभिक्रियाएं करती है, उसी को हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। ये अभिक्रिया धातु में भी होती है, अधातु में भी होती है। तो पहले धातु के रासायनिक गुण हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जो सोडियम क्या धातु है, तो धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो हमेशा वो ऑक्साइड समझो कि अवयव बनाती है।
ऑक्साइड अवयव या ऑक्साइड लॉन बनाने का काम करती है। देखो यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो Na2O बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो जब भी धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड अवयव बनाने का काम करेगा। और दूसरा सोडियम नहीं, दूसरा सोडियम क्या एक धातु है, तो धातु जब भी जल से रिएक्शन करेगा, देखो इसके रासायनिक गुण में मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड अवयव बनाएगा। और दूसरा का जब धातु जल से रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देने का काम करता है। जैसे ही कोई भी धातु हो, सोडियम हो चाहे एल्युमिनियम हो चाहे लोहा हो चाहे कॉपर हो या जिंक हो, जो भी हो, जितनी भी धातु होती है जब वो जल से अभिक्रिया करेंगी तो एकदम फिक्स है कि वो हाइड्रोजन गैस बनाने का काम करेगी। और तीसरी, जैसे ही सोडियम किसी अम्ल यानी जैसे ही धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो भी वो क्या करती है, गैस बनाने का काम करती है। ये तीन मतलब रासायनिक गुण धातु के हैं। पहला, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगी तो ऑक्साइड अवयव बनाएंगी, दूसरा का जल से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी, और तीसरा का अम्ल से अभिक्रिया धातु करेगी तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस देने का काम करती है। तो ये तीन क्या और धातु के रासायनिक गुण हो गए, ठीक है ना। आगे हम लोग जरा सा इसको समझ लेते हैं, अधातु का रासायनिक गुण क्या है। देखो बुआ, ये कार्बन क्या अधातु है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड अवयव बनाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ भी अधातु भी क्या करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड अवयव तरह से बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके समझिए कि एक तरह से ऑक्साइड अवयव बनाती है। और दूसरा क्या बात है, नहीं देखो ऑक्साइड अवयव बनाती है, लेकिन वो क्या करती है ना, ऑक्सी अम्ल का एक तरह से निर्माण करती है। समझो कि वो क्या करती है, ऑक्सी अम्ल का या अम्ल बनाने का काम करती है। यहाँ पर समझो फ्रंट लाइन से समझो, यहां मैंने बताया कि धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड अवयव बनाती है, लेकिन अधातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करती तो है, लेकिन वो अम्ल बनाने का काम करती है, यानी अम्लीय अवस्था को दर्शाने का काम करती है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाने का काम किया, यानी जब भी अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी तो अम्ल बनाने का काम करेंगी। दूसरा स्टेप है कि देखो जब धातुएं जो होती है ना, ये मान लो कि यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये क्लोरीन गैस है, ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन क्या अधातु है, तो जब भी अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगी तो हमेशा वो क्या बनेंगी, हाइड्राइड अवयव एक तरह से समझो कि बनाने का काम करती है। यानी कहने का मतलब जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, या क्लोरीन क्या एक अधातु है, तो जैसे ही हाइड्रोजन की अभिक्रिया समझो कि हम लोग किससे कराएंगे भैया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जैसे ही, या मान लो कि ये अधातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्राइड या क्लोराइड लॉन बनाने का काम करेगी। यानी अगर मान लो कोई धातु है, ये अधातु है, H2 भी क्या अधातु है, जैसे ही अधातु की अभिक्रिया आप किससे करा दीजिए, क्लोरीन से कराएंगे तो वहां पर भी क्लोराइड लॉन बनती है, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं। देखो रिएक्शन से नाम आपको बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो जैसे ही अधातु की अभिक्रिया आप क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोराइड लॉन बन जाती है। और तीसरा क्या होता है ना कि जो अधातु होती है वो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अब मान लो कि पेन डाल दिए, अभी पेन डालने से तो क्या अभिक्रिया करेगी, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अधातु है, तो अधातु जल के संग कोई अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर जो धातु होती है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाने का काम करती है। और यहाँ पर पांचवा जो धातु होता है ना, अधातु जो होता है ना, अधातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करती है, यानी क्या कर, देखो अधातु जो होती है ना वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन ऑक्सी अम्ल से अभिक्रिया करती है। मतलब ऑक्सीकारक जो अम्ल होती है ना, जिससे ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, इसका अवकरण होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकारक अम्ल से अभिक्रिया करती है अधातुएं। अधातुएं खाली अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, जिस अम्ल में ऑक्सीजन त्यागने का गुण होता है उससे अभिक्रिया करती है। तो ये सल्फर धातु हो गया। तो ये देखो नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो यहाँ पर धातुएं क्या कर रही है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का काम कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है, ये ऑक्सी अम्ल हो गया। तो देखो अधातुएं अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन ऑक्सीकारक अम्ल जिसमें ऑक्सीजन की मात्राएं होती है उससे अभिक्रियाएं करती है, और फिर वो क्या करती है, फिर वो ऑक्सी अम्ल बनाने का काम करती है। यानी जब भी रिएक्शन करेगी तो ऑक्सीकारक अम्ल से करेगी और ऑक्सी अम्ल बनाने का काम करती है। और पांचवा है कि जैसे ही देखो जैसे ही कोई अधातु हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्राइड लॉन बनाने का काम करती है। तो ये हो गया धातु के रासायनिक गुण। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें नई चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर धातु के मैंने आपको रासायनिक गुण में उतनी खास चीज़ें नहीं बताया। यहाँ पर देखो जैसे ही जब कोई अधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो अम्ल बनाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, फिर H2O देख सकते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाने का काम करता है। दूसरा का कि यहाँ
पर जैसे ही हम लोग क्या करें, किसी अधातु का क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा वो क्लोराइड लोन बनाता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं। तीसरा का अधातुएं जो होती है ना वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और चौथा अधातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, और ऑक्सीकारक अम्ल से अभिक्रिया करके वो ऑक्सी अम्ल बनाने का काम करती है। H2SO4 क्या है, वो एक ऑक्सी अम्ल है, ठीक है ना। और उसके बाद अधातुएं हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके वो हाइड्राइड लॉन का निर्माण करती है। इसको आप बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक हाइड्राइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अधातुएं जब भी हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्राइड लॉन बनाने का काम करेंगी। तो ये 4-5 चीज जो थे ना, ये धातु के रासायनिक गुण थे। मैंने आपको समझा दिया धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, धातु के भौतिक रासायनिक गुण क्या है, इसका भी अधातु का भी रासायनिक गुण क्या है समझा दिया। और साथ में मैंने आपको बता दिया इनमें अंतर क्या लिखना है। तो अंतर कैसे लिखिए, एक और धातु दूसरे और अधातु लिखिएगा। धातु में की धातु में एक प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती है। धातु धनात्मक होते हैं लेकिन ऋणात्मक होते हैं, धातु सुचालक होते हैं लेकिन ये कुचालक होते हैं। यही सबको क्या करना, आपको लिख लेना अंतर, ठीक है ना। तो आपको धातु और अधातु की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमें जानना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। देखो वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो उसका चला है 2, 8, 18, 32 ऐसे चली जाती है उसकी संरचना को लेकर। यानी पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना होता है, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32 ऐसे चलनी पड़ती है। अब यहाँ समझो ये है क्या, एक तरह से समझो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको अक्रिय गैस हम लोग कह सकते हैं। जिसके कक्ष में समझो कि ये मतलब जिसमें एक चीज आप देखिएगा, जिसका 10 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 होता है, तो उसको अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं आर्गन, नियोन, ये सब। नियोन का मतलब क्या होता है, 10 नंबर पाता नियोन, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 आता था। ये सब अक्रिय गैस को दर्शाता है, ठीक है ना। ये अक्रिय क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे रहते हैं, कोई खाली नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना, 4। यानी कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। अब ये 4 कौन ना कौन से रिएक्शन करके क्या करेगा, वो अपना अस्तक पुराएगा। तो ये सब अस्तक पुराने का एक क्रिया होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। पहले का कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरना, दूसरा का में 8, तीसरा का में 18, चौथा में 32 भरना है। एग्जाम्पल के सारे में आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है, कैसे करेंगे, तो पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब बचेगा कितना, 8 बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो जितना बचेगा आपको उतना लिख देना है। तो 7 गो है, 2 गो भर दिए, बचा कितना, 5 गो। यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका 5 आ गया। और सही अगर कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन हो गया। मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। तो सबसे पहले किस कक्षा में, मतलब सबसे पहले पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 को भरेगा, तो बच कितना जाएगा, 6 गो, क्योंकि 8 हो रही है। यानी इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, ठीक है ना। ये समझ में आई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कैसे करना है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोग बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेकर चल लेते हैं जैसा, यहाँ पर लेकर चलो नाइट्रोजन N2, ये क्या एक तरह का अणु हो गया। देखो परमाणु में क्या होता है, परमाणु एकदम छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे खाली N लेकर चलेंगे तो N क्या हो जाएगा, परमाणु, लेकिन जैसे 2 कर देंगे तो ये अणु बन जाता है, ठीक है ना। परमाणु के समूह को हम लोग अणु कह सकते हैं। तो हमें N2 का निकालना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करना है। तो यहाँ 2 गो N लिखेंगे ना, एगो N यहाँ, एगो N यहाँ। अब देखो N के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 7 होते हैं, 2,5 इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 को यहाँ इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, एगो ऊपर एगो ऊपर। तो एगो जो आपका न्यूट्रॉन है, ये को आपका जो नाइट्रोजन है ना, इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 को इधर 3 को इधर। तो 2 को नाइट्रोजन है, दोनों को मैंने दर्शा दिया। इसके बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको देखकर मैंने दर्शा दिया। अब ये सब अपना अस्तक पुराएगा। ये मान लो कि एगो नाइट्रोजन के पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 3 गो बॉल से लेकर अपना 8 गो पूरा लेगा, मतलब ये भी अपना अस्तक पूरा लेगा। यानी क्या करेगा, हाई जो नाइट्रोजन इसके पास 5 गो है, बगल से 3 गो लेकर अपना अस्तक पूरा लेता है। और यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी उससे बगल से 3 को लेकर अपना अस्तक पूरा लेता है। यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजेक्शन कर रहा है। इसी कारण से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनने का काम करती है। तो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गया कि इलेक्ट्रॉनों के अनुसार अपना अस्तक पुराया जा रहा है। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन बगल से ले लिया, और ये भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन बगल से ले लिया है, ठीक है।
और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लो मैं CO2 लेकर चला हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन दो है, तो कार्बन एगो लिख दो इधर, एगो ऑक्सीजन इधर, एगो ऑक्सीजन इधर। अभी इनके बाह्यतम कक्ष में आपको परमाणु की संख्या देखनी है, यानी इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 6, यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, 6 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 भर जाएगा, तो बच कितना जाएगा 4, यानी कार्बन के बाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर लिख दीजिए, 2 इधर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो जिसका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है उसके बाह्यतम कक्ष में जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर कार्बन एगो था, 2 ऑक्सीजन था, तो एगो कार्बन और 2 ऑक्सीजन इधर उधर कर दिए। अब सब अपना अपना स्तर पुराएगा, सब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बगल से 2 ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन से ले लेगा और ये अपना स्तर पूरा लेगा। और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, ससुरी बगल से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्तर पूरा लेगा। 6 है, 2 ले लिया, 8 हो गया। अब यहाँ एक देखिए, यहाँ ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से भी ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों ऑक्सीजन अपना हस्तक पूरा लिया। अब बच जाता है कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब कार्बन भी कहता है कि हम हस्तक पुराएंगे, हम काहे कम है, हम भी पुराएंगे। कार्बन के पास 4 गो है, तो कार्बन क्या करता है, 2 ऑक्सीजन इधर से लेता है, 2 इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये अपना क्या करता है, हस्तक पूरा लेता है। तो हस्तक यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सब अपना पूरा लेता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजेक्शन हो रही है, इसका मतलब इनके बीच डबल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। तो ये क्या है, यही तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना। आपको ये नहीं जाना था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अच्छा, एक और मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, लास्ट में आपको समझा रहा हूं। मान लो कि हमें NH3 का दिखाना है, NH3 का, NH3 मतलब अमोनिया, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको लेकर चलना है। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 गो है, तो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 3 ओर से आते हैं, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, 3 गो हो गया। अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो बाह्यतम कक्षा में 5 गो बचेगा। यानी अगर देखी जाए यहाँ पर ध्यान से समझिए आप, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 2 गो नीचे लेकर चलते हैं नाइट्रोजन के कण, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक ही होती है, मतलब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एगो यहाँ, एगो यहाँ, यानी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ समझो हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन है, तो वो एगो और लेकर अपना हस्तक पुरेगा, क्योंकि हस्तक 2 पर ही पुरता है। देखो अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 गो के चक्कर में नहीं रहेंगे, 8 गो के चक्कर में रहेंगे, 8वां पर अपना जाकर हस्तक पुराएंगे। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एगो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना हस्तक पूरा लेगा। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हस्तक पुराएगा। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना हस्तक पूरा लिया, यानी सारा हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का अपना हस्तक के लिए कर लेता है। अब नाइट्रोजन की बात आती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, तीनों हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना हस्तक पूरा लेता है। तो यही क्या है, यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो ऐसे ही करना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता होनी चाहिए कैसे करना है। देखो बाह्यतम कक्ष में किसी भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता होगा, तो आप इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना भी समझ में आ गई होगी। अब आगे हमें जानना परमाणु और आयन क्या होती है, जैसा इसको भी हम लोग डीपली क्या करते हैं, समझते चलते हैं, ठीक है ना। परमाणु और आयन क्या होती है, देखो वो परमाणु और आयन कोई बड़ी चीज नहीं होती है। परमाणु और आयन क्या होती है, किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है, छोटा कण होता है, वो परमाणु कहलाती है। परमाणु के नाभिक में 2 कण, यानी परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और उसके नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। परमाणु उदासीन भी होता है। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि देखो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों सेम होता है, बस अपने चार्ज अलग होता है, दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है ना। इसी कारण से परमाणु उदासीन होता है। लेकिन आयन क्या होता है कि जिस पदार्थ में आवेश रहता है, आवेश रहित कण को, जिस कण में आवेश आ जाता है उससे हम लोग आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। जैसे मान लो यहाँ पर NaCl है, ठीक है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो NaCl है। अब भैया है NaCl है, तो इसको जैसे ही हम धारा देंगे तो ये आवेश रहित कण हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आयन बन गया कि नहीं। तो आयन 2 प्रकार के, धनात्मक और दूसरा का ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो परमाणु और आयन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे पढ़ना आपको रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड आपको जानना है। देखो वो केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन के बारे में पहले भी बहुत विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख लीजिए कि रासायनिक बंधन क्या होता है, कैसे बंधन बनाई
सिखाई जाती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रही है। तो रासायनिक बंधन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। आगे आपको धातु कर्म पढ़ना कि धातु कर्म क्या होती है, तो धातु कर्म भी मैं विस्तार से आपको पढ़ा चुका हूँ कि धातु कर्म में खनिज अयस्क के कैसे अयस्क का सांद्रण करना होता है, अयस्क की सांद्रणी कितनी विधियाँ होती है, धातु को शुद्ध करने की कितनी विधियाँ होती है, ये सारा मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है थोड़ा सा। आगे आपको तांबा का निष्कर्षण, जस्ता का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ये आपको 3 गो पढ़ना है, ठीक है ना। देखो तो तांबा का निष्कर्षण या जस्ता का निष्कर्षण या एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तीनों मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर मेरा वीडियो उपलब्ध है, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करना है, इन तीनों का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पर देख लीजिए। हालांकि हम यहाँ पर सोडियम का निष्कर्षण और पारा का निष्कर्षण पढ़ लेते हैं, कैसे इन दोनों का निष्कर्षण करते हैं। देखो अभी तक किसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, रासायनिक बंधन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, धातु कर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करना है, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमें पढ़ना है, देखो सोडियम का निष्कर्षण कैसे करना है। देखो सोडियम का निष्कर्षण जिस विधि के द्वारा करी जाती है उसे डाउन विधि कही जाती है, डाउन विधि कही जाती है। अब समझो सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। देखो सोडियम का जो तापक्रम होता है ना बहुत ऊंचा होता है, जिसकी वजह से देखो सोडियम बनाना है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर समझा रहा हूँ। सोडियम बनाना है तो सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड को अब जैसे गर्म करिए कैथोड पर आपको क्या मिल जाता है, कैथोड पर आपको सोडियम मिल जाती है। तो सोडियम प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड को गर्म करना पड़ता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसी कारण से इसमें CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड मिलाई जाती है। यानी सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर ताप बहुत अधिक ऊंच होने की वजह से इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाई जाती है। हम मिलाने के बाद इसमें जब धारा प्रवाहित किया, देखो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, हमें सोडियम प्राप्त करना है, तो सोडियम प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है। जो सोडियम मतलब जो नमक होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाई जाती है। अब मिलाने के बाद देखो उसमें धारा प्रवाहित किया गया, तो कैथोड पर क्या सोडियम हमें प्राप्त हो गया Na। ये सोडियम क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है, इसी कारण से इसको हम लोग धनात्मक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम क्या कर रहा है, कैथोड पर हमें सोडियम इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रही है। ये जो विधि है ना सोडियम प्राप्त करने का, उसको हम लोग डाउन विधि कहते हैं। डाउन विधि का प्रयोग करके हम लोग सोडियम प्राप्त करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड आपको मिलाना है, CaCl2 आपको मिला देना है। अब मिलाने के बाद उसको जब आप गर्म कर देंगे तो कैथोड पर हमारा सोडियम मिल जाता है और सोडियम प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो सोडियम कैसे प्राप्त होती है आपको समझ में आ गई होगी। सोडियम का उपयोग हम लोग नमक बनाने में करते हैं। कभी कल पूछता भी है कि सोडियम धातु को बोले सोडियम धातु को चाकू से क्यों काटा जा सकता है, तो भाई सोडियम धातु बहुत मुलायम होता है, इसी कारण से उसको चाकू से क्या कर सकते हैं, काटा जा सकता है, ठीक है ना। और ये मुक्त अवस्था में क्या करता है, अगर छोड़ देंगे इधर तो वायु से जल्दी अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसी कारण से इसको हम लोग केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम समझते हैं पारा का निष्कर्षण कैसे करी जाती है। देखो पारा जिसका सूत्र Hg होता है, इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। ये पारा का जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है ना, अयस्क का मतलब क्या होता है, खनिज से जो चीजें में प्राप्त करी गई जिसमें धातु ज्यादा मात्रा में, जिस खनिज में धातु की जनसंख्या ज्यादा होती है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बुआ पारा का जो अयस्क होता है, पारा का जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो सिनेबार होता है, जिसको हम लोग HgS कहते हैं। पारा का सूत्र क्या होता है, Hg, और इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। अब पारा का जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो HgS होता है, HgS, इसको सिनेबार कहते हैं। इसी सिनेबार से पारा प्राप्त करी जाती है। देखो क्या होता है ना, सिनेबार को चारकोल के संग अभिक्रिया कराई जाती है। चारकोल में देखो, चारकोल में कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो HgS का अभिक्रिया जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, देखो एक एक करके देखेंगे। पहले HgS का अभिक्रिया किससे, ऑक्सीजन से करा दो, तो ये सिनेबार की जैसे अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो HgO का निर्माण होता है। ये HgO कार्बन के संग अभिक्रिया करके यहाँ पर पारा मतलब Hg देने का काम करता है। यानी इस तरह से Hg मतलब पारा प्राप्त हो जाती है। फिर से समझो, जो पारा का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। सिनेबार को चारकोल के संग मिलाकर उसको गर्म कर दिया जाता है। तो चारकोल के संग जैसे ही मिलाई जाएंगी तो सबसे पहले HgS ऑक्सीजन से रिएक्शन करके HgO बनाएगा और HgO कार्बन से मतलब चारकोल से अभिक्रिया करके वो पारा हमें देने का काम करती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पारा बनाने का काम करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाहर निकल जाती है, खतरनाक भी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको समझ में आ गया पारा कैसे बनता है, ठीक है ना, पारा का निष्कर्षण कैसे होता है। अब हमें जानना धातुओं का संचान। देखो बुआ, धातुओं का संचान पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि हम ये पढ़ते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है। देखो मिश्र धातु किसे कहते हैं,
तो दो या दो से अधिक अधिक धातुओं के मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, यानी तो एक अधातु और एक धातु के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आप देखिएगा सोने का मिश्र धातु, सोने का मिश्र, अब सोना जो होता है ना, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग जो शरीर में आभूषण पहनते हैं ना, उसमें शुद्ध सोना उसमें 24 कैरेट नहीं होता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना मुलायम होता है, जल्दी धूप में आइएगा तो गल जाएगा। तो उसमें 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट उसमें अशुद्धि मिला दी जाती है, कॉपर मतलब तांबा मिला दी जाती है, सीयू मिला दी जाती है। तो कहने का मतलब शुद्ध सोना भी नहीं होता, उसमें भी मिश्र धातु लगा होता है। तो मिश्र धातु का मतलब दो या दो से अधिक धातु मिला दीजिए, यानी तो एक धातु और एक अधातु मिला दीजिए, वो कहलाएगा मिश्र धातु। जैसे आप पीतल लेकर चलेगा, पीतल का उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं, कांसा बनाने में करते हैं। तो पीतल जो होता है ना, वो 80% कॉपर से मिलकर 80% उसमें कॉपर होता है और 20% जिंक होता है, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, कौन, पीतल होता है। तो मिश्र धातु का मतलब जिसमें एक अधातु और एक धातु हो, चाहे दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण हो, वो कहलाती है मिश्र धातु। ठीक है ना। इसमें जो भी टॉपिक था मैंने आपको क्लियर करा दिया। कुछ वीडियो आपको कुछ पॉइंट जो थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, क्योंकि मैं पहले भी वो सब चीजें पढ़ा दिया हूं। ठीक है ना। यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है, मैंने आपको समझा दिया धातु और अधातु क्या है, इनमें अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे निकालते हैं, रासायनिक ये परमाणु और आयन में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। रासायनिक बंधन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, धातु कर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तांबा का निष्कर्षण, एल्युमिनियम जस्ता का निष्कर्षण कैसे करना, इन तीनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया सोडियम का निष्कर्षण कैसे करना, पारा का निष्कर्षण कैसे करना है। आइए जो धातु का संछान जो आपको पढ़ना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। अब मिश्र धातु तो मैंने आपको समझा ही दिया, यानी कितने वीडियो का मतलब कितने पॉइंट का लिंक मैंने आपको दिया। तो देखो यहाँ पर रासायनिक बंधन, धातु क्रम, तत्व, तांबा का निष्कर्षण, जस्ता का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण और धातु का संछान, लगभग 6 जो पॉइंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी 6 पॉइंट से आते हैं, इसलिए इन सभी पे मैं अलग अलग एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको ये चैप्टर धातु और धातु का विस्तार से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।